हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर सीरीज के इस पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे अप्रोच हमने सीखा, बहुत सारे नई चीजें सीखे, बहुत सारे फार्मूले हमने सीखे, क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है वो सारी चीजें हम सीखे। आज पार्ट 3 में भी कुछ नए नए क्वेश्चन करेंगे। कुछ नए नए क्वेश्चन करने के साथ नया अप्रोच, स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीजें एक बार फिर से हम लोग सीखेंगे। ध्यान देना, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड मेंटेन होगी और साथ में ही जो कैलकुलेशन एक्यूरेसी है वो भी आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पीड तो आपने अच्छी खासी कर लिया और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। स्पीड के साथ साथ कैलकुलेशन भी करेक्ट हो ताकि हम करेक्ट ऑप्शन बता पाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ए बार एंड बी बार आर यूनिट वेक्टर्स, जैसे हमने ये रीड किया हमको समझ में आ गया कि ए बार का मैग्नीट्यूड 1 होगा और बी बार का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये जो दोनों वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल दिया है थीटा। देन ए बार प्लस बी बार इज अ यूनिट वेक्टर व्हेन थीटा। जल्दी से क्वेश्चन समझना है कि क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि भाई ए बार बी बार ए बार प्लस बी बार यूनिट वेक्टर होने के लिए अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो आप बताओ थीटा कितना होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ए बार प्लस बी बार, ए अगर यूनिट वेक्टर है तो थीटा कितना होगा। आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए बार प्लस बी बार अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आप हमको थीटा बता दो। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसमें हम खट से फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना वेक्टर है, इसका एक्सपांशन कैसे होता है उस पर ध्यान देना। ये होता है मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट बी बार। ध्यान रखना नॉर्मल फार्मूला में तो हम लोग 2ab लिखते हैं, 2ab नॉर्मल फार्मूला में जो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं उसमें। लेकिन यहां वेक्टर है तो आपको लिखना है 2a बार डॉट बी बार प्लस b का स्क्वायर होता है तो यहां सेकेंड वेक्टर b बार है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब a बार प्लस बी बार बोल रहा है भाई ये यूनिट वेक्टर है, तब आप थीटा बताओ। अब थीटा तो यहां दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट दिखेगा आपको। ए बार प्लस बी बार बोला कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और ए बार बी बार सेपरेटली बोला है कि दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ए बार इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2a बार डॉट बी बार, और बी बार भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर करेंगे तो 1। अब ध्यान से देखो स्पीड कैसे बढ़ाना है। ये देखो 1 प्लस 1 2 हो गया और ये 2 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2a बार डॉट बी बार। 1 माइनस 2 करोगे -1 आएगा, 2 हो गया a बार डॉट b बार। अगर मैं इस 2 को ये वाला 2 इधर कर दूं, ध्यान से देखो ये वाला 2 अगर इधर कर दूं तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहां से मैं ये 2 को खत्म कर दे रहा हूं। तो बताओ इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा a बार डॉट बी बार। अब दो वेक्टर्स का, मान लो दो वेक्टर ए बार है बी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों के बीच एंगल थीटा है तो कॉस थीटा, और दोनों के बीच एंगल थीटा दिया ही दिया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे -1/2, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। वापस से देखो ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी 1 इसका भी 1, तो यहां 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब यहां देखो अगर कॉस थीटा इंटू 1 इंटू 1 करें तो क्या मिलेगा सर, कॉस थीटा मिलेगा। दिस इज इक्वल टू -1/2। अब हमको थीटा निकालना है तो राइट हैंड साइड को भी थीटा में कन्वर्ट करो। -1/2 अगर आपको याद होगा तो cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है।
तो माइनस हमने लिख दिया 1/2 की जगह हमने लिख दिया cos 60, 60 बोले तो π/3 लिखेंगे। अब अभी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, थीटा इज इक्वल टू π/3 नहीं। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? इधर देखो प्लस है और इधर देखो माइनस है। अब दोनों साइड में अगर साइन सेम रहेगा तभी कंपेयर कर सकते हैं। आओ इधर भी प्लस बना दो, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, अब आपको फार्मूला याद होगा cos पाई माइनस थीटा, और थीटा यहां पर π/3 लिखा है। ये फार्मूला अगर मैं अलग से लिख के बताऊं तो आपको याद आएगा cos पाई माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, cos थीटा इज इक्वल टू cos, अगर मैं ये इसको सॉल्व करूं तो 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई अपान 3। अब दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूं तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 π/3। बस यही अपने को पूछ रहा था कि भाई a बार प्लस b बार, ये अगर यूनिट वेक्टर है तो थीटा कितना होगा, हमने निकाल लिया। भाई वो यूनिट वेक्टर तब होगा जब थीटा की वैल्यू ये होगी। अब हमने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में बी करेक्ट है। समझा क्या क्वेश्चन? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर, ये वेक्टर दिया है, एंड कोप्लेनर विथ दीज टू वेक्टर्स इज। कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चे पढ़ के ना कंफ्यूज हो जाए। ध्यान दो, यहां बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो व्हिच इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब उस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड बताओ जो वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो और ये दोनों के साथ में कोप्लेनर हो। तो हमने मन ही मन कंसीडर कर लिया कि हमको जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है हमने उसको v बार मान लिया, और ये जिस पे परपेंडिकुलर है उसको हमने a बार मान लिया। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, मतलब हमने a बार किसको मान लिया, a बार मान लिया हमने i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और ये भाई v बार जो है, बाकी ये देखो ये दोनों वेक्टर के साथ में कोप्लेनर है तो इसको हमने मान लिया b बार। इसको ध्यान से देखते रहो, आपको ज्यादा सॉल्यूशन लिखना नहीं है, ये इसको हमने क्या मान लिया, b बार मान लिया, और ये वाला जो वेक्टर है हमने इसको c बार मान लिया। तो हमारा वेक्टर जिसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है v बार कंसीडर किया है, a बार के साथ में ऑर्थोगोनल है यानी परपेंडिकुलर है, और हमारा ये रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड चाहिए b बार और c बार के साथ में कोप्लेनर है। अब यहां ध्यान दो, एक शॉर्टकट आपको बताता हूं जिससे आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो v बार वेक्टर है दिस इज इक्वल टू, जिसपे ये परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट b बार क्रॉस c बार। ऐसे नहीं लिखना है, अब इसमें और क्या चेंज करना ये देखो, v बार जो है a बार पे परपेंडिकुलर है, b बार और c बार पर क्या है, b बार और c बार पर क्या है, सॉरी b बार, ये v बार जो है b बार और c बार के साथ में कोप्लेनर है। तो जिस दो वेक्टर के साथ में कोप्लेनर है उसको ब्रैकेट में कर दो। अब जब आपने इसको ब्रैकेट में कर दिया, जब आप इसको ब्रैकेट में आपने इसको कर दिया, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से अगर ध्यान से देखो, a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं इसको ऐसा ही फार्मूला हमने पढ़ा है। अब ये चीज है कि आपको टाइम पे याद आता है कि नहीं आता है। b बार क्रॉस c बार, यहां आपको a बार भी मालूम है, b बार मालूम है, c बार मालूम है। अगर मैं यहां पर लगा दूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर मैं यहां पर लगाऊं, क्या लगा दूं, कौन सा फार्मूला लगा दूं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत सारा आपने क्वेश्चन किया है। तो ये हो जाएगा a बार डॉट c बार, यहां पर हो जाएगा इंटू b बार, ये वाले वेक्टर का जो दूर है वेक्टर उससे डॉट प्रोडक्ट इंटू b बार,
माइनस ए बार डॉट बी बार, जो वेक्टर बच गया सी बार। बस जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ए बार डॉट सी बार, ए बार और सी बार का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर मैं लिख के बताऊं, ऐसे एक्चुअली आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन में देख के ही आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यह दिखना चाहिए कि कहां पर ए बार है, कहां पर बी बार है, कहां पर सी बार है। तो जैसे आप ध्यान दो, हमने इस वेक्टर को क्या लिया है, ए बार लिया है, इसको क्या माना है, सी बार माना है। अब अगर मैं ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, आई आई दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 जा 1, जे का 1 है, जे का 2 है, 2 1 जा 2, यहां पर के का 1 है, के का 1 है, 1 1 जा 1, यानी कि 4 आएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 4 बी बार माइनस, यहां देखो ए बार डॉट बी बार, ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट, तो ए बार ये है और बी बार हमारा, यहां पर ध्यान दो बी बार कौन सा है, ये वाले वेक्टर को हमने बी बार कंसीडर किया है। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो 1 1 जा 1, ध्यान से देखते रहो, 1 1 जा 1 प्लस यहां 2 1 जा 2, या ये भी 4 ही आ गया, तो ये हो जाएगा 4 सी बार। अब यहां पर कैसे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स आप बी बार, यानी जो वेक्टर बी बार है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां देखो ये हमारा बी बार है, यही हमारा बी बार है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आई कैप, 4 जे कैप, 4 2 जा 8 के कैप, माइनस सी बार, ये जो वेक्टर सी बार है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, ध्यान दो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 8, 4 2 जा 8 जे कैप एंड 4 1 जा 4, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस 4 के कैप। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 4 आई कैप माइनस 4 आई कैप यानी 0 आई कैप, यहां 4 जे कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 4 जे कैप आएगा, 8 के कैप माइनस 4 के कैप यहां आ जाएगा प्लस 4 के कैप। ये तो हमारा वी बार निकल गया, लेकिन हमको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो यानी कि इसका अपने को क्या निकालना है, मॉड ऑफ वी बार, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देखो माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16, यानी कि मॉड ऑफ वी बार इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 32, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि ये हो गया 4 रूट 2। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो कितना आ गया, 4 रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। बढ़िया क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन को ना आप खटखट 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 ऐसे कर सकते हैं, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 16, क्वेश्चन नंबर 16। लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार दिया है, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार दिया है, एंड इफ द वेक्टर along the angle bisector of angle AOB is given by, मस्त क्वेश्चन है। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, बस प्रॉपर्टी आपने समझ लिया, खट से इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सिर्फ 4 डालेंगे, क्या मालूम कितना टाइम लगेगा। तो प्रॉपर्टी क्या इसमें बोल रहा है भाई, ओ ए बार को ए बार डिनोट करना है, ओ बी बार को बी बार डिनोट करना है, और जो एंगल AOB है ना उसका जो बाइसेक्टर है वो ये वेक्टर दिया है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये देखो यहां हमने बना दिया OA और इसको डिनोट करना है ए बार से, यहां हमने बना दिया OB बार और इसको डिनोट करना है बी बार से। बोल रहा है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर AOB, ये देखो एंगल है, एंगल AOB, इसका ये बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। इस बाइसेक्टर के एलोंग जो वेक्टर है वो ये दिया है, क्या दिया है, यक्स ए बार अपान मॉड ऑफ ए बार प्लस वाई इंटू बी बार अपान मॉड ऑफ बी बार। तो यहां से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओ ए बार ए से डिनोट करना है, ओ बी बार को बी से डिनोट करना है, बी बार। इसका एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके अलोंग जो वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे बोल दूं भाई ये जो वेक्टर है आर बार है, ये वेक्टर जो है आर बार है, तो बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। आओ अब आपको प्रॉपर्टी बताऊं। मान लो कोई भी दो वेक्टर ऐसे हैं, नाम वही लिख दे रहा हूं। ये देखो ओ बी बार, यहां पर ओ बी बार, इसको मैंने ए बार से डिनोट कर दिया और इसको बी बार से डिनोट कर दिया। इसका ये है बाइसेक्टर। ये जो हमने यहां ड्रॉ किया, ये जो रे है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो प्रॉपर्टी कहती भाई जो ये आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसके अलोंग जो वेक्टर होगा आर बार, ये इक्वल टू होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, ऐसे होता है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि ये जो आर बार है, आर बार इज इक्वल टू लैम्डा, यूनिट वेक्टर ए को हम लोग लिखते हैं ए बार अपान मॉड ऑफ ए बार, प्लस यहां यूनिट वेक्टर बी को लिखेंगे बी बार अपान मॉड ऑफ बी बार। अच्छा, आपको समझाऊं, जैसे ए बार कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मतलब ये होता है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिए होता है। ए बार को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बार, यानी हमने इसका मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन बताने के लिए हमने लिख दिया ए कैप। जब यहां से आप ए कैप निकालेंगे तो ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा ए बार, इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए बार। इतनी छोटी चीज तो आपको मालूम ही है। तो यहां से देखो आपको ये वाला रिलेशन मिल गया, ये वाला रिलेशन। अगर मैं यहां पर लैम्डा को इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ए बार अपान मॉड ऑफ ए बार, यहां हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार अपान बी बार। अब ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला प्रॉपर्टी वाला, ये वाला और हमारे क्वेश्चन वाला ये वाला, जरा ध्यान से देखो। अगर आप दोनों देख पा रहे हैं, अगर आप दोनों देख पा रहे हैं तो ये देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है सर, लैम्डा है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका भी लैम्डा है। यानी यहां पर जो लिखा है ए बार अपान मॉड ऑफ ए बार, इसका कोएफिशिएंट बी बार अपान मॉड ऑफ बी बार, इसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वल होता है। बस प्रॉपर्टी हम समझ ली। ये तो मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी समझा भाई, इसका जो कोएफिशिएंट है इसका कोएफिशिएंट दोनों बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब x बराबर क्या, y। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं y को इधर लाऊं तो माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब ये कंडीशन देख लो, ये देखो पहले में लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो, समझे क्या? ये क्वेश्चन टोटली किस पे डिपेंड है, इस प्रॉपर्टी पर। ये मैं लिख लिख के ऐसे बताया, आप तो ऐसे जैसे मैं बोला कि 90 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करना है, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आप 1.5 मिनट में ही करो। किसी में आपको 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट लग सकता है। तो कोई तो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसपे आधा मिनट में कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं, 1.5 मिनट के पहले ही उसको खत्म कर सकते हैं। अब जैसे आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होता है। तो बस यहां देखा, यहां और इसके बाद ऑप्शन ऐसे खट से क्लिक कर दिया, बात खत्म। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, द पॉइंट पी डिवाइड्स बीसी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:4। Q divides CA internally in the ratio of 5:3. AP and BQ intersect in point G. Then G divides AP. आपको याद होगा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में एक मेनिलॉस थ्योरम किया था, बस उसी थ्योरम पर है। अगर वो थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन भी 1.5 मिनट थोड़ी लेगा, 1 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, ट्रायंगल एबीसी, तो ऐसे बिना सोचे एक जल्दी से ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल एबीसी। अब यहां देखो पॉइंट पी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो ऑफ 3:4। पॉइंट पी जो है किसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी डिवाइड्स बीसी, ये बीसी है, एक पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:4 में।
तो हमने यहां P ले लिया, इधर का पार्ट 3 हो गया, इधर का 4, अरे 3:4, 3:4 में इंटरनली डिवाइड कर दिया। एंड Q डिवाइड्स CA, C इधर से जा रहा है, CA इसको कौन डिवाइड कर रहा है? Q। किस रेशियो में? 5:3 में। तो Q थोड़ा इधर ले लो, यहां Q, तो ये वाला पार्ट आपका 5 हो गया, इधर हो गया 3। इतना समझा? डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन तो मेनीलॉस थ्योरम से 1 मिनट में आएगा। अब यहां देखो, इफ AP एंड BQ इंटरसेक्ट इन पॉइंट G। AP कहां है? ये है अपना AP, ऐसे बना दिया और कलर चेंज कर देता हूं। ये हमारा AP है और ये हमारा क्या है? BQ। बोल रहा है कि ये दोनों कहां पे? G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या निकालना है? देन G डिवाइड्स AP। AP डायरेक्शन पे ध्यान देना, G डिवाइड्स AP पूरा सेगमेंट। पूछ रहा है कि G AP को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी हमको निकालना है, क्या हमको निकालना है? AG अपान GP, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब अगर आप मेनीलॉस थ्योरम ढंग से आपने समझा है कि एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें बताते हैं कि भाई एक ट्रांसवर्सल है जो तीनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों साइड को डिवाइड कर रही है। तो जब किसी ट्रायंगल का हम लोग एक ट्रांसवर्सल लेते हैं, दो साइड को तो इंटरनली डिवाइड करेगी और एक को एक्सटर्नली। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, अब यहां पर मेन चीज यही है कि किस ट्रायंगल को कंसीडर करें और किसको ट्रांसवर्सल। तो यहां ध्यान दो, ये अगर मैं ये ट्रायंगल मान लूं, ट्रायंगल कौन सा? APC, और इसका ट्रांसवर्सल ले लूं BGQ को। तो यहां पर मैं लिख दूं लाइन BGQ इज ट्रांसवर्सल ऑफ ट्रायंगल APC। अब ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रायंगल हमारा APC है। कैसे लिखते हैं इसको? मैंने बताया था किसी वर्टेक्स से आपको स्टार्ट करना है, साइक्लिक ऑर्डर में जाना है, पहले वर्टेक्स A, फिर P, फिर C, ऐसे जाएंगे, ऐसे। या आप ऐसे भी आ सकते हैं, साइक्लिक A भी है, साइक्लिक A भी है। तो मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये देखो ट्रांसवर्सल ने इसको यहां पर काटा है, वर्टेक्स से डिवीजन पॉइंट से नेक्स्ट वाला वर्टेक्स। तो इसको मैं लिखूंगा AG अपान GP। क्या लिखूंगा? AG अपान GP। अब हम दूसरे वर्टेक्स पे पहुंच गए, दूसरे वर्टेक्स पे यहां पहुंच गए, तो वर्टेक्स से डिवीजन पॉइंट, तो ये हो जाएगा PB, फिर डिवीजन पॉइंट से नेक्स्ट वर्टेक्स अपान में BC। फिर हम नेक्स्ट वर्टेक्स पर आए, तो यहां से देखो डिवीजन पॉइंट क्या है? CQ, वर्टेक्स से डिवीजन पॉइंट CQ, फिर डिवीजन पॉइंट से वर्टेक्स, यानी कि अपान में QA इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ये तो मैं आपको समझा करके इतना टाइम ले रहा हूं, नहीं तो आप ऐसे खट से डायग्राम बनाए और फट से ये रिलेशन लिख लिए। स्टेट बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि पूरा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, नहीं। AG अपान GP आपको निकालना है, तो AG अपान GP। अब आप जब एग्जाम में कर रहे हैं तो यहां पर इतना लिखना ही नहीं है, ये हमको निकालना है, तो खट से क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये निकालना, ये रेशियो निकालना अपने को। PB, यहां देखो PB, ये देखो PB कितना है? अरे बाबा 3 है, अपान में BC, B से लेकर C तक देखो कितना, 3 + 4 कितना है? 7 है, इंटू CQ कितना है? 5 है, अपान QA कितना है? 3 है, दिस इज इक्वल टू 1। ये 3 कटेगा, और जब हम ये वाला रेशियो निकालेंगे, यानी AG अपान GP जब आप निकालोगे, AG अपान क्या निकालोगे? GP, तो अपान का 7 इधर जाएगा, इंटू हो गया, ये ऊपर 5 है, अपान में आ जाएगा, यानी कि रेशियो मिल गया 7:5। 7:5। अब देखो 5:7 भी दिया है, 7:5 भी दिया है, तो बताओ ऑप्शन कौन सा आपको करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्या बोलते हो? समझा क्या? मेनीलॉस थ्योरम है और लगभग हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकिंग भी नहीं है। आपने थ्योरम अच्छे समझ लिया तो क्वेश्चन खट से करेंगे। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा 18 है। A बार, B बार, C बार आर 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स है। सच दैट
मॉड ऑफ ए बार 3 दिया है, मॉड ऑफ बी बार दिया है 5, मॉड ऑफ सी बार 7 दिया है, और आपको बताना है मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार इसका स्क्वायर। ये देखो, ये एक्सप्रेशन देखो, डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड। कभी कभी ना सिंपल वर्ड यूज करते ही नहीं, सिंपल सेंटेंस लिखेंगे ही नहीं कि ताकि बच्चा उसको इजीली समझ पाए। अब ऐसा लिखा है तो बहुत सारे बच्चे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो इंटेलिजेंट हैं, आप तो ब्रिलियंट हैं, आप समझ जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करते हैं को क्वेश्चन में क्या पूछा है यही नहीं समझ में आता। फिलहाल आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूं। क्या पूछ रहा है कि भाई ये जो लिखा है रिलेशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है डज नॉट एक्सीड, आओ आपको समझाऊं। अगर मैं बोलूं x डज नॉट एक्सीड 10, x डज नॉट एक्सीड 10, क्या मतलब हुआ? x की जो वैल्यू है 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। सेंटेंस ध्यान से सुनो, x डज नॉट एक्सीड 10, मतलब x जो है वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसको अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आप हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। बस क्वेश्चन समझ में आ गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू? आओ एक्सप्रेशन को ध्यान से लिख ले। क्या लिखा है? मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार स्क्वायर, मॉड ऑफ बी बार माइनस सी बार स्क्वायर, मॉड ऑफ सी बार माइनस ए बार स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है, इसको इवैल्यूएट करना है, तो हमने इसको ई कंसीडर कर लिया। अब हमको ई की बताना है कि ये जो भाई इसको आपने ई मान लिया, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी। अब देखो, ये तो हमने क्वेश्चन को वहां से नोट किया, आपको ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, वहां से देख के फार्मूला लगा दो, आगे आपका टाइम बचेगा। इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अब इसमें अगर लगा दूं तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2a बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। आओ सेकंड वाला बताऊं, सेकंड ये अगर इसका लगाओगे तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस है तो माइनस 2b बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर। आओ थर्ड वाले में लगा देता हूं, ये थर्ड है, ये आ जाएगा प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2c बार डॉट ए बार, यहां आ जाएगा मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मैं इसको लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये भी देखो 2 टाइम्स है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। यहां भी देखो मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार स्क्वायर, ये भी 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन लिया है, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। अच्छा, और भी देखो कुछ इसमें दिख रहा है क्या? और भी कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो, ये तीनों एक्सप्रेशन देखो, अगर मैं इसमें माइनस 2 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा ए बार डॉट बी बार, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस बी बार डॉट सी बार, यहां आ जाएगा क्या? सी बार डॉट ए बार आ जाएगा। तो हम इसको ई को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां देखो 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ ए दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस मॉड ऑफ बी दिया है 5 का स्क्वायर हो गया 25, मॉड ऑफ सी 7 दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा 49। इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जाने दो, इसको ऐसे अभी लिख दो, ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? इसको अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आएगा प्लस करने पर? इसको आओ प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 34 हो गया, और इसमें 49 हमने प्लस कर दिया तो कितना? 9 प्लस 4 13 83, और 2 से इंटू कर दो, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16,
कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर 166, और माइनस ये वाला पार्ट ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। अब ध्यान से देखो, अगर यहां कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो बस इसमें प्रॉब्लम हो गया, अगर इसकी वैल्यू मिल जाती तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। अब इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, इसकी वैल्यू अपने को कैसे मिलेगी, आओ ये प्रॉपर्टी बताओ। अगर कुछ आपको प्रॉपर्टी ये सब नहीं याद है तब होगा मुश्किल। यहां पर ये वाला रिलेशन ऐसे रहने तो इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। अच्छा, अगर अब आप बताओ कि अगर मैं लिख दूं मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार प्लस मॉड ऑफ सी बार इसका होल स्क्वायर, अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिखूं तो क्या आप समझ रहे हो इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी। मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर ए बार है, कोई वेक्टर बी बार है, कोई वेक्टर सी बार है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये देखो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। अब अगर मैं इसका एक्सपांशन कर दूं, तो मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2, सब में 2 आता है तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी। अच्छा, इसको अभी अभी आपने ये देखो कैलकुलेट किया था, ये देखो इसको कैलकुलेट किया था, वही टर्म है, कितना आया था 83 आ गया था। अगर मैं ये सब की जगह क्या कर दूं 83 लिख दूं, इसकी जगह पर अगर मैं लिख दूं 83, किसकी जगह पर, ये देखो इसकी जगह पर क्या लिख दूं 83, अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या 83, तो बताओ अगर 83 को मैं उधर कर दूं, राइट हैंड साइड में कर दूं 83 को, तो बताओ जो ये लिखा है 2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -83। क्या बोलते हो, समझे क्या, -83। अब आओ हमको क्या कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसकी ये देखो इसकी वैल्यू कितना आ गई, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -83। लेकिन एक मिनट, ये देखो एक्सप्रेशन ये पूरा हमारा माइनस के साथ में है, अगर मैं दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं ये पूरा इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं माइनस के साथ में अगर निकालूं तो माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम है कि जब इनइक्वालिटी में, इन इक्वेशन में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा +83। यानी ये इसकी ध्यान से इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है 83 होगी या उससे छोटी, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 83। अब अगर मैं इसकी जगह पर ये देखो जो इक्वेशन 1 हमने बनाया है, इक्वेशन 1 166, अब अपने को मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगी +83। अब अगर इसमें मैं +83 कर दूं तो 3 + 6 कितना आ जाएगा 9, और 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, और ये कितना 249। कोई ऑप्शन दिया है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी 249। लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझा होगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन एक देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आपने एक बार सॉल्व किया है। ये अगर आप पार्ट 1 में देखेंगे तो पार्ट 1 में आप इसको सॉल्व किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 एक बार फिर से देखो। पार्ट 1 या पार्ट 2 में ये क्वेश्चन हमने किया है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वापस टाइम क्यों वेस्ट करने का, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20।
two adjacent sides of a parallelogram ABCD are given by two adjacent sides of parallelogram ABCD are given by AB बार। एक कोई पैरेललोग्राम है, उसमें एडजेसेंट साइड्स, एक AB बार को A वेक्टर से दे दिया, AD बार का ये वेक्टर दे दिया। द साइड AD इज रोटेटेड, साइड AD को रोटेट कर रहे हैं बाय एन एंगल अल्फा, बाय एन एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम। जिस प्लेन में पैरेललोग्राम है उसी प्लेन में साइड AD को रोटेट कर रहे हैं, सो दैट AD बिकम्स AD डैश। AD था, साइड AD रोटेट होकर AD डैश बन गई। इफ AD डैश मेक्स अ राइट एंगल विथ द साइड AB, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। मैंने आपको बताया कि सारा का सारा खेल टाइम बचाने का है, टाइम बचा लिया तो सब कुछ पा लिया। अब इसका 1 2 3 4 5 6 6 लाइन में क्वेश्चन लिखा है, आधा पढ़ते ही पीछे का भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसको क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। अब ध्यान से देखो जरा, ये हमने ये डायग्राम बना दिया, एक हमने बना दिया ऐसे पैरेललोग्राम, जरा ध्यान से देखना है। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम का हमने नाम रख दिया A B C D। ये हमारा है पैरेललोग्राम और इसमें एडजेसेंट साइड को दिया है, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन दैट बाय वेक्टर। AB बार को कैसे लिखा है, AB बार बोल रहा है भाई ये जो AB बार है इसको आप लिख दो 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 11k कैप। और AD बार, ये जो AD बार इसको जो वेक्टर बना है इसको बोल रहा है कि AD बार को क्या लिखना है, माइनस आई कैप, यहां लिख दे रहा हूं माइनस आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप, 2k कैप। ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। AB बार इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, AD बार को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द साइड AD इज रोटेटेड बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम सो दैट AD बिकम्स AD डैश एंड AD डैश मेक्स अ राइट एंगल विद द साइड AB। साइड AD को रोटेट करना है जो AB से 90 डिग्री एंगल बनाए। तो हम देखो डायग्राम देखते रहो, ये साइड AD है, इसको मैं इधर रोटेट कर दे रहा हूं, ये साइड AD को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। अब ये एंगल बन गया 90 डिग्री और ये वाला एंगल बना अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री। और अब बोल रहा है कि ये D नहीं, अब ये D डैश बन गया, ये D डैश बन गया। अब यहां से आपको बताना है कि कॉस अल्फा आप निकालो। अच्छा, अगर ये जो AB बार है, ध्यान से देखो, AB बार और AD बार, अगर मैं इसके बीच का एंगल मान लू थीटा मान लू, चलो थीटा मान लिया। ये देखो AB बार, ये देखो AD बार, इसके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा। ध्यान दो, क्या ये थीटा और A अल्फा मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं? यस, दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल अल्फा विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो अल्फा है और जो थीटा है, दिस इज सम, इनका सम कितना होगा 90 डिग्री। अगर मैं यहां से अल्फा निकालूं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दो, अपने को क्या निकालना है, कॉस अल्फा। अब यहां दोनों साइड का अगर मैं कॉस ले लूं, यहां पर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। और ये फार्मूला आपको मालूम है, कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस वाले एक्सप्रेशन पर ध्यान दो, ये जो अभी अभी हमने एक रिलेशन बनाया है, ये वाला कॉस अल्फा किसके बराबर है, साइन थीटा। कॉस अल्फा किसके बराबर है, साइन थीटा के। अगर मैं यहां से साइन थीटा निकाल लूं, क्या निकाल लूं, साइन थीटा। और जब साइन थीटा हम निकाल लेंगे, साइन थीटा जब हम निकाल लेंगे तो उसके साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। और यहां से हम लोग कोशिश करते हैं क्या निकालने का, साइन थीटा निकालने का।
अच्छा साइन थीटा छोड़ो, साइन थीटा ये तो हम समझ गए कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा के। अगर मैं यहां से पहले निकाल लूं कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा से साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, और कॉस थीटा निकालना ज्यादा इजी है। ये दोनों वेक्टर का ले लो डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आप समझो, ये वाला वेक्टर जो है इसको मैं मान लू ए बार, ये वाला वेक्टर जो है इसको मैं मान लू बी बार, तो ये ए बी बार ए बार हो गया, ए डी बार बी बार हो गया। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो कॉस थीटा अपने को मिल जाएगा। आओ निकाल लूं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो बताओ ए बार डॉट बी बार दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इनटू क्या, कॉस थीटा, बराबर। अच्छा ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, क्या इसी को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? ये देखो cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। ए बार डॉट बी बार बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, ए बार डॉट बी बार, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये देखो 2 आई का कोएफिशिएंट 2 आई का -1, तो ये आ जाएगा -2, और यहां +10 इसका कितना है, इसका 2 है, 10 2 जा कितना हो गया 20 हो गया, और यहां 11 है, यहां कितना है 2 है, 11 2 जा कितना 22। अच्छा ए बार का मैग्नीट्यूड बताओ, ए बार का 2 का स्क्वायर 4, यहां 10 का स्क्वायर 100, फिर यहां पर 11 का स्क्वायर 121 इनटू यहां पर मैं लिख रहा हूं ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, फिर 2 है उसका स्क्वायर 4 आ गया। अच्छा न्यूमरेटर में देखो न्यूमरेटर में कितना आ गया, ये अगर 20 में से 2 माइनस कर दूं तो 20 + 20 40। क्या हम लोग निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं cos थीटा, ऊपर कितना आ गया 40। अच्छा ये देखो 4 + 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 हो गया, और अगर इसको हम लोग प्लस कर दें तो कितना 225, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। अब इसको अगर मैं कट करूं 5 से, 5 8 जा 5 3 जा, यानी यहां से मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 8/3। ध्यान दो cos थीटा क्या मिल गया 8/3 मिल गया, cos थीटा 5 8 जा सॉरी ये देखो 3 3 जा 9 सॉरी ये cos थीटा इज इक्वल टू 8/9 मिल गया। अब हमको cos अल्फा निकालना है, तो cos अल्फा किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो ये जो आपने cos थीटा निकाला यहां से साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अगर इसका स्क्वायर करें तो 8 8 जा 64 अपॉन 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 81 माइनस कितना आ जाएगा 81 माइनस 64 अपॉन में 81 में से 64 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 11 माइनस 4 तो 7 हो जाएगा, यहां 17 रूट में 17, और जो रूट में 18 लिखा है इसका स्क्वायर रूट 9 होगा, तो यहां से अपने को साइन थीटा की वैल्यू कितना मिल गई √17/9 एंड साइन थीटा इक्वल टू cos अल्फा। इसका मतलब यही हमारा cos अल्फा है, cos अल्फा √17/9। आंसर देखो √17/9, ये इसका ऑप्शन भी यहां है √17/9। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट मिला, ऑप्शन बी √17/9। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही लगातार जुटे रहिए। वो कहने वाले कहते हैं संकल्प दमदार है तो मुश्किल कुछ भी नहीं, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।